बच्चों, नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पर डे की तरह आज पुनः अपना विषय मेरे द्वारा आपके साथ जुड़ने जा रहा है। क्या? सामाजिक विज्ञान। तो मैं पुष्पेंदु दुबे। क्लास स्टार्ट करने के पूर्व मित्रों यह जरूर याद रखिए कि जब हम क्लास शुरू करें तो इसके एक दायित्व तो आपके जिम्मेदारी पर है कि हमारे महत्वपूर्ण चैनल जो आपके कार्यों में भरपूर सहयोग प्रदान कर रहा है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ऐसा इसलिए कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितनी भी लेक्चर मिलने वाले हैं, भविष्य में जो नए नए दिशा निर्देश मिलने वाले हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे तो यह आपको पूरी तरह से प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए पर डे की तरह अपने क्लास को शुरू करते हैं, सामाजिक विज्ञान। और ये भी ध्यान दीजिएगा, राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के यह महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग आप इस कार्य को ले रहे हैं और इसमें पूरी तरह से तन्मयता से एकाग्र होकर। और ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं से आपको कुछ लगता है तो हमारे इस चैनल पर संपूर्ण सामग्री उपलब्ध है, उसे आप शेयर कर सकते हैं, उसे आप ले सकते हैं। यहाँ हर चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। तो शुरू करते हैं पर डे की तरह अपने क्लास को। चलें देखें हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्या है कि ऑटो बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण, ये क्वेश्चन तो बच्चों हो गया है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, हम लोग कल पढ़ चुके थे, हालांकि इस प्रश्न को फिर हमारे निकल गया, लेकिन यह तो चर्चाएं कल हम लोगों के बीच में हो चुकी थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली का एकीकरण कैसे हुआ, यह प्रश्न हमारे बीच में है। इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बोर्ड तक पहुंचाएंगे और अपने आप को कैसे सिद्ध करेंगे, क्या है इटली का एकीकरण, इसको हम जानेंगे। पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि इटली के एकीकरण जो हुआ, यह क्या कैसे हुआ, इसको जानने के लिए पहले इटली के उस समय के परिवेश को जानना जरूरी होगा कि इटली का एकीकरण की दिशा में बढ़ने के पीछे क्या आवश्यकता पड़ी कि इटली एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ा। तो पहला कि इटली में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 18वीं सदी में आज जो इटली दिखाई दे रहा है, जर्मन दिखाई दे रहा है, 18वीं सदी के पहले ऐसा इटली नहीं था। तो था कैसे, यह प्रश्न जानना है कि इटली था कैसे। तो इटली के संदर्भ में जानने के लिए पहला चीज जानिए कि उस समय इटली 18वीं सदी के पूर्व में बच्चों इटली जो था वह वंशानुगत राज्यों, कैसे राज्यों से, जरा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। वंशानुगत राज्यों, वंशानुगत राजाओं या राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कहा जा रहा है, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग। यहां इटली की व्यवस्था को जानना चाह रहे हैं कि एकीकरण के पहले इटली का स्वरूप क्या था, और इटली का यह जो स्वरूप था वह था कैसा। यह था वंशानुगत राजाओं से संचालित किया जाता था और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग जैसे व्यवस्थाओं से संचालित किया जाता था। अर्थात इसका जो था स्वरूप था छोटे छोटे रूपों में, इस रूप में वहां का शासन व्यवस्थाएं संचालित की जाती थी।
अगर ऐसा किया जाता था तो कहने वाला छोटे छोटे रूपों में बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग का इसके द्वारा और कहा जाए वंशानुगत राजाओं का एक परिदृश्य दिखाई देता है। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीयकरण के लिए जरूरत क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता कहां से हुई। उस समय यह भी याद रखिएगा 18वीं सदी के पहले के अंतर्गत इटली में एक इटालवी भाषा नहीं थी। कहने का मतलब उस समय एक भाषा नहीं, या उस समय पूरे क्षेत्रों में इतालवी भाषा का प्रयोग भी नहीं होता था। क्या नहीं होता था? इतालवी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था पूरे क्षेत्रों में। कहने का मतलब प्रत्येक क्षेत्रों में जैसे जैसे हैब्सबर्ग का शासन वंशानुगत राजाओं के शासनों से जो संचालित किया था, उन पूरे क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। यह प्रयोग तो किया जा रहा था, लेकिन 1830 के दशक के अंतर्गत, बच्चों ध्यान देना, 1830 के दशक के अंतर्गत हम जरा विचार करें कि इस दशक के अंतर्गत क्रांतिकारी उदारवादियों के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक अथक प्रयास किया जा रहा था, और क्रांतिकारी उदारवादियों के रूप में एक अथक प्रयास करने की जरूरत महसूस की जा रही और किया जा रहा था। और इस कार्य में मेस्नी का नाम सुने होंगे कि 1830 के दशक में मेस्नी ने इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? मेस्नी ने इटली के एकीकरण में, मेस्नी ने इटली के एकीकरण में, मेस्नी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेस्नी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहेंगे कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उसका सबसे महत्वपूर्ण था कि अपने विचारों को राष्ट्र के एकीकरण की दिशा में अपने विचारों को के लिए शिक्षित नवयुवकों के बीच में संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हुए इटली के एकीकरण की दिशा में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? याद रखना, विकल्प के क्वेश्चनों में भी बच्चों आता है। इटली के एकीकरण में मेस्नी का योगदान भी था। तो मेस्नी ने कौन सा योगदान किया? उसके द्वारा एक बर्न में भी गुप्त संगठन के रूप में स्थापना किया था। लेकिन इटली का संदर्भ यहां है, तो इसके इटली के संदर्भ में भी मेस्नी के द्वारा एक गुप्त संगठन का निर्माण किया जा रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपने विचारों को अनवरत बढ़ाना और राष्ट्र के एकीकरण की दिशा में कार्य करना। और यह गुप्त संगठन का नाम था यंग इटली। क्या नाम था? इस गुप्त संगठन का नाम था यंग इटली। लेकिन यह कार्य तो मेस्नी के द्वारा किया ही जा रहा था, लेकिन क्या यह कार्य होने पाएगा? क्योंकि उस समय वंशानुगत राष्ट्र बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्गों का छितर बितर रूप से शासन की व्यवस्थाएं थी। तो यहां है यंग इटली की स्थापना, जो अपने विचारों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। क्या यह अपने ढंग से होने पाएगी? नहीं। इसे पूरी तरह से
कुचल दिया गया, अर्थात इनके द्वारा एकीकरण का जो कार्य किया जा रहा था वहां की संसद व्यवस्थाओं के द्वारा या वहां के वंशानुगत राजाओं और फौजों की सेनाओं के द्वारा, फौजों के द्वारा पूरी तरह से बच्चों क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। तो कुचल दिया गया तो क्या इटली के एकीकरण का जो प्रोसीजर चल रहा था वह समाप्त हो गया? नहीं, यह जरूर समाप्त हुआ कि इटली के एकीकरण में मेस्नी ने जो कार्य करना शुरू किया था उसे एक झटका लगा और रोक दिया गया, लेकिन यह कार्य नहीं रुका। उसी समय इस कार्य की जिम्मेदारी, ध्यान दीजिएगा, लेने का दायित्व लिया जा रहा है। याद रखेगा, इस कार्य की जिम्मेदारी लेने का दायित्व लिया जा रहा है सार्डिनिया पिडमांट। आप कहेंगे सर सार्डिया पिडमांट क्या था? सार्डिया पिडमांट जरूर याद रखना। क्या नाम? सार्डिया पिडमांट। सार्डिया पिडमांट यहां छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे वंशानुगत के रूप में जो शासन व्यवस्था था उसमें एक केवल इटली के संदर्भ में एक शासक का क्षेत्र था, सार्डिया मिडमांट था। इस सार्डिया मिडमांट के राजा का नाम था विक्टर इमैनुएल द्वितीय। क्या नाम था मित्रों? विक्टर इमैनुएल द्वितीय। क्लियर है? इमैनुएल द्वितीय। क्या नाम था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय। सार्डिया पिडमांट के शासक का नाम था विक्टर इमैनुएल द्वितीय। जब 1830 के मध्य के अंतर्गत युवा इटली के संगठनों का जो कार्यक्रम चल रहा था, एकीकरण की दिशा में कार्य को संपादित किया जा रहा था, जहां रोका गया, उस कार्य की जिम्मेदारी सार्डिया मिडमांट के राजा अपने कंधों पर लेने के लिए उत्सुक हो गया, चल पड़ा। और वह राजा कौन था? नाम है विक्टर इमैनुएल द्वितीय। और विक्टर इमैनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री थे, नाम याद रखना। इस विक्टर इमैनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री, क्या नाम था? इमैनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री जिसका नाम था बाबर। इमैनुएल द्वितीय के प्रमुख मंत्री जिसका नाम था क्या? बाबर के नेतृत्व में सार्डिया मिडमांट, इनके प्रमुख मंत्री का नाम भी याद रखना, काबूर। सार्डिया मिडमांट के राजा थे कौन? सार्डिया मिडमांट के राजा थे विक्टर इमैनुएल द्वितीय। इनके प्रमुख मंत्री हुआ करते थे काबूर, और काबूर ने ही इटली के एकीकरण की दिशा में कार्य करते हुए सार्डिया मिडमांट और फ्रांस के बीच एक कूटनीतिक संबंध को अंजाम दिया। किसके किसके बीच? सार्डिया मिडमांट और किसके बीच? फ्रांस के बीच एक संबंध स्थापित हो रहा है। वह कैसा संबंध था? वह संबंध था, कूटनीतिक संबंध स्थापित होने जा रहा है। किसके किसके बीच? सार्डिया मिडमांट के राजा इमैनुएल और फ्रांस के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, और जिसका परिणाम हुआ कि इस कूटनीतिक संबंध के स्थापित होने के बाद सार्डिया मिडमांट के द्वारा 1859 में, सार्डिया मिडमांट के द्वारा 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया गया। किसको पराजित कर दिया गया बच्चों?
ऑस्ट्रिया को, इस कूटनीतिक का परिणाम हुआ कि ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया गया। क्लियर हो गया हुआ। और ऑस्ट्रिया के पराजित हो जाने के बाद इस युद्ध में गैरीवाल्डी का नाम आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है। इस युद्ध में गैरीवाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। कब? 1859 में। अब बात आती है कि 1859 में इस घटना के बाद 1861 में एमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया जा रहा है। कब? 1861 में एमैनुएल विक्टर एमैनुएल द्वितीय को, विक्टर इमैनुएल द्वितीय को, इमैनुएल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। इटली का क्या घोषित कर दिया गया? इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। और इटली के सम्राट घोषित होने के साथ ही 1870 के अंतर्गत इटली क्या जो एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 1830 के पूर्व में जो यह दौड़ाड़ा इटली के एकीकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा था, 1870 के अंतर्गत मित्रों, बच्चों, यह एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जा रही है? यह इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो रही है? पूरी कर दी गई। तो इटली का एकीकरण की प्रक्रिया अंतोगत्वा कब? 1870 के इर्द गिर्द कहा जाए। 1870 में किसका राजा बनने के बाद? विक्टर एमैनुएल द्वितीय को राजा घोषित करने के बाद इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो गई। तो क्लियर हो गए होंगे या डाउट में है? निश्चित तौर से यह बताने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या था? आइए यहां हम लोग एक बात पुनः थोड़ी सी, यह पहला प्रश्न था इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो इटली के एकीकरण में हमने क्या बताया कि पूर्व में 3 कंडीशन वहां हैं। जो इटली के एकीकरण के पहले वहां क्या था? वंशानुगत राजाओं का शासन था। दूसरा विषय बिंदु क्या था? दूसरा विषय बिंदु था बहुराष्ट्रीय हैश वर्ग के लोग भी शासन सत्ता में छोटे छोटे रूप में लड़ रहे थे। वो इटली के एकीकरण के पहले और क्या कंडीशन था? वहां कोई एक भाषा नहीं थी। जितने शासित क्षेत्र उतनी प्रकार के अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता। इताली केवल इटली की मातृभाषा नहीं थी। और इस इटली के एकीकरण में 1830 में पहला प्रयास यहां जो किया जा रहा है मेस्नी के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? मेस्नी के द्वारा किया गया। और मेस्नी के इस क्रियाकलाप को वहां के कहा जाए वंशानुगत राजाओं के द्वारा और उनकी फौजों के द्वारा दबा दिया गया। अब उनकी फौजों के द्वारा दबाने के बाद यह जिम्मेदारी एमैनुएल द्वितीय के कंधों पर आई और इनका प्रमुख मंत्री था काबुल, जो इस क्रिया को एकीकरण की दिशा को आगे बढ़ाते हुए यह आगे करते हुए पूरी तरह से एक कूटनीतिक संबंध शार्डियामिंडमांट और फ्रांस के बीच स्थापित करने में जहां सफलता पाई, वहीं ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से क्या किया? पराजित कर दिया। और 1870 तक जाते जाते इटली का एकीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इटली का एकीकरण कर दिया गया। तो आज का यह पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन था, यहां पर इसको बच्चों समाप्त करते हैं। जरा देखें कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या प्रश्न बना हुआ है, जरा उस पर हम लोग विचार करें। तो देखें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का
योगदान बताइए। पहला प्रश्न हमारा यहां क्या है, यूरोप के राष्ट्रवाद में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था। जर्मनी इटली के एकीकरण में कार्य को तो हमने देखा, थोड़ा सा भी पहले प्रश्न में ही था। यहां है कि जर्मनी के एकीकरण में इनका क्या योगदान था। आते हैं इस प्रश्न को लेकर के चलने के पहले यह जरूर ध्यान देना होगा कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इस यूरोप के राष्ट्रवाद के अंतर्गत एक नहीं मित्रों, बल्कि कहा जाए तो अनेक कारण विद्यमान थे यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में। और इन यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में जो महत्वपूर्ण कारक विद्यमान थे, उनमें पहला याद रखिएगा, उनमें जो पहला कारण विद्यमान था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के सबसे पहले उदय होने का कारण था कि यूरोप में जनसंख्या की वृद्धि होती है। बाद में हम देखते हैं कि इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जनसंख्या। क्या बन रहा है, जनसंख्या वृद्धि। अब बात आती है कि यूरोप के राष्ट्र में जनसंख्या का क्या प्रभाव है, यहां क्या आ रहा है। और ये भी जान दीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की अगर बात कही जाए तो राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण काल में ही यूरोप में राष्ट्रवाद का आगमन हो चुका था। पुनर्जागरण काल में ही यूरोप में राष्ट्रवाद का रूप दिखाई देने पड़ता है, उसका रूप परिलक्षित होने लगता है, रूप दिखाई देने लगता है। लेकिन यहां जरूर याद रखिएगा कि यह राष्ट्रवाद की पूरी अभिव्यक्ति अगर बात कही जाए कि पुनर्जागरण के बाद अगर हम इसकी बात कहें तो पुनर्जागरण में तो यह ही है। पुनर्जागरण के अंतर्गत यूरोप का राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा है पुनर्जागरण, लेकिन यह राष्ट्रवाद अगर कहा जाए 1789, कहां 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति कौन सी, 1789 की फ्रांस की क्रांति, जिसमें यह आवाज बुलंद हुई थी क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगा था। किसका नारा लगा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारे के साथ 1789 की क्रांति जो उद्भूत हुई थी और जिसमें माना जाता है कि रूसो जैसे दार्शनिक का योगदान दिखाई देता है इस क्रांति के पीछे। इस 1789 के बाद मैखरनिव नामक एक विद्वान ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है, वहां एक स्टेटमेंट आया है मैखरनिव के द्वारा, क्या आया है कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। किसका स्टेटमेंट था, मैखरनिव का स्टेटमेंट था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांग यूरोप के अंतर्गत दिखाई दे रही है। और इस यूरोप में स्वतंत्रता के अंतर्गत जनसंख्या की अगर बात कही जाए तो जनसंख्या की वृद्धि होने पर जरा आप बताइए, जनसंख्या की जब वृद्धि हो रही है तो समाज कुलीन वर्गीय, मध्य और निम्न वर्ग के बीच में जो बॉर्डर लाइन खींची गई है तो कुलीनों पर नहीं लेकिन मध्य वर्ग पर, निम्न वर्ग जो कृषक दासत्व के लोग थे वह प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। और इस जनसंख्या वृद्धि से
एक ही नहीं बल्कि कहा जाए कि जनसंख्या की वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप लोग स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लोग भूखमरी आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं उसको निपटाने के लिए उससे दूर हटना चाह रहे हैं, और इसके लिए उन्हें क्रांति का जो यह रूप दिखाई देता है यूरोप में, जो एकीकरण की दिशा में। और यहां पर याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में भी यह बात दिखाई देती है कि जर्मनी के एकीकरण में जब वहां बात उठी थी तो वहां के एकीकरण में भी एक सिद्धांत था कि एक संविधान हो। क्या हो? संविधान हो। और संविधान के अंतर्गत शासन की व्यवस्थाओं के जर्मनी के एकीकरण में यह बात आती है कि क्या हो, एक नया सिद्धांत निकलता है, एक संविधान, एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित हो जहां जिसके माध्यम से शासन चले। क्या हो? जिसके माध्यम से शासन, संविधान। और साथ ही साथ दूसरा सिद्धांत जो निकल करके जर्मनी के एकीकरण में पहुंचता है वह यह भी था कि विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाए। क्या किया जाए? विशेषाधिकारों को क्या किया जाए? विशेषाधिकारों को का समापन किया जाए। विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, विशेषाधिकार का अंत होना चाहिए। और वही कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान ने झोंक कर रख दिया है, यहां कह दिया है, वह नहीं तो लेकिन मिलता जुलता आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 18 का सिद्धांत क्या कहता है? उपाधियों का अंत होना चाहिए। अब यहां पर बात छोड़िए संविधान आर्टिकल की, विशेषाधिकार, एक विशेषाधिकार का जब तभी अंत होगा जब सभी के लिए एक कानून, सबके लिए एक जैसी स्वतंत्रता मिले, तभी विशेषाधिकार। कहने का मतलब यहां यह सिद्धांत पुनः निकल कर आता है, कानून के समक्ष समानता। कानून की दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? कानून की दृष्टि में सभी लोगों को, कानून की दृष्टि में सभी लोग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस मांग का जर्मनी में ही अद्भुत हो रहा है। ऐसे सिद्धांत का वहां अभ्युदय हुआ। और जब यह सिद्धांत हुआ तो यूरोप के अंतर्गत जब कहा जाए, यूरोप के अंतर्गत जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, आर्थिक तंगी बदहाल हो रहे हैं, लोग के पास अधिकार नहीं है, काम की इच्छा चाह रहे हैं, तंगी को दूर करने के लिए साधन का पर्याप्त होना जरूरी है, लोग पा नहीं रहे हैं। तो ऐसे दिशा में इनके द्वारा यूरोप के एकीकरण के में देखा जाए तो जनसंख्या का भी एक अहम रोल दिखाई देता है। और लोग इस चीजों को प्राप्त करने के लिए यूरोप को एकीकृत के रूप में ढालना चाहते हैं। अब बात आती है यूरोप के एकीकरण में जर्मन और नाजी जर्मन, अगर कहा जाए जर्मनी और इटली में जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी की वजह से यहां यह भी कहा गया कि इस एकीकरण से ही भूदासत्व जैसी व्यवस्थाओं को भी समाप्त किया जा सकता है। और भूदासत्व की व्यवस्था तभी समाप्त होगी जब विधि के समक्ष समान न्याय मिले और लोगों की स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपभोग करने का अवसर मिले। तो यहां पर देखा जाए यूनान की स्वतंत्रता में पूरे यूरोप में से लेकर के अगर हम बात कहें तो यूनान के एकीकरण में जहां जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं उदारवाद, कौन सा? उदारवाद का जो एक सिद्धांत प्रस्तुत था, उदारवाद ने भी यूनान के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन? उदारवाद। उदारवाद ने भी यूरोप के एकीकरण में योगदान दिया। अब उदारवाद की बात है क्या? उदारवाद का सबसे मूलभूत सिद्धांत है कि राज्य को व्यक्ति के
कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज कैसा था? वंशानुगत था। महाउदारवाद का चिंतन क्या कर रहा है कि राज को व्यक्ति के कार्यों में बच्चों क्या होना चाहिए? कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर वह कम से कम हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग कर सकता है। यह तो कहा, और कम के करने के साथ साथ ये भी कह दिया कि लोगों को निजी संपत्ति पर ध्यान देना। उदारवाद का सबसे मूल है कि निजी संपत्ति पर उसका संपूर्ण नियंत्रण, अर्थात व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र रखने की बात कही जा रही है। अब लेकिन वहीं आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या कर रहा है? आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या? आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उदारवाद की बात हम कहें तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद कह रहा है कि राज्य को किसी को व्यक्ति के मामले में कम से कम, मतलब अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप में वह उसके कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे। और यहीं पर एक सिद्धांत आता है लेसेस फेयर। किसका सिद्धांत है? लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का यहां एक सिद्धांत निकलता है और उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना मूल आधार बनाता है। किसकी स्वतंत्रता को? व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उदारवाद का क्या था? मूल आधार था। और यह स्वतंत्रता किसके माध्यम से? लेसेस फेयर के माध्यम। लेसेस फेयर क्या कहता है? अहस्तक्षेप नीति। कौन सी नीति कह रहा है? अहस्तक्षेप नीति के तहत। अहस्तक्षेप कहने का मतलब राज व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे। यहां और एक भी बात याद रखनी है कि उदारवाद स्वतंत्रता मानता है, लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, यह स्वतंत्रता संपत्तिशाली व्यक्तियों के लिए है। किसके लिए है? संपत्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करता है। यहां आप कहेंगे स्त्रियों पर, यहां भी ध्यान देना इस बात का है कि उदारवाद संपत्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करते हुए स्त्रियों को व्यक्ति के उस संपत्ति के रूप में या कहा जाए वह एक पूरी तरह से वैसा अधिकार नहीं देता जैसे व्यक्तियों को या पुरुषों को प्राप्त है। यहां उसे चुनाव या निर्वाचन में इस आधार पर उसे मताधिकार भी प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब कि वहां स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। और कैसे व्यक्ति को? जो संपत्तिशाली हैं। कैसे हैं? संपत्तिशाली हैं। और स्त्री को व्यक्ति के रूप में कहा जाए तो एक संरक्षक के रूप में कार्य करती है। एक संरक्षक के रूप में कार्य करने के नाते उसे मतदान के अधिकार से भी नहीं प्राप्त होता। तो उदारवाद स्वतंत्रता को आधार बना करके चलता है, जो यूरोप के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूरोप के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रस्फुटन होता है। संविधान, प्रेस की आजादी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। कौन कौन? संविधान, प्रेस की आजादी, संविधान, प्रेस की आजादी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यह जनसंख्या की वृद्धि, निरीह व्यक्तियों के लिए भी यह स्वतंत्रता मिलने, इसके लिए यूरोप में राष्ट्रीयकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ता चला जाता है। दूसरा है कि संसदीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की बात कही जा रही है कि एक ऐसी पार्लियामेंट का चुनाव किया जाए, एक ऐसी संसद का निर्माण किया जाए, उस संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य क्या कर रहा है कि एक संसदीय व्यवस्था को स्थापित करते हुए, संसदीय व्यवस्था के तहत कौन सा? राष्ट्र राज्य। संसदीय व्यवस्था में कहने वाला पार्लियामेंट का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हो और उस निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो पार्लियामेंट हो उससे शासित राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए। अगला है
राष्ट्रीयता की भावनाएं, राष्ट्रीयता की जो भावनाएं थी वह मध्यम वर्गों में विशेष रूप से विद्यमान थी। कहां थी? राष्ट्रीयता की भावनाएं मध्यम वर्गों के अंदर विशेष रूप से विद्यमान दिखाई देता है। आते हैं यूनान की स्वतंत्रता का संग्राम। यूनान की जो स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ वह भी यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में कहा जाए और जर्मनी के और इटली के एकीकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान बना रहा है। कहां? किसका? स्वतंत्रता का। तो यहां दूसरा प्रश्न आप याद रखिएगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पूरे यूरोप के अंतर्गत। कहां? यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था पूरे यूरोप के अंतर्गत राष्ट्रीय भावनाओं को पूरी तरह से कहा जाए कि 1821 के अंतर्गत। कब? 1821 के अंतर्गत आजादी के लिए संघर्ष जारी किया। कब? 1821 में आजादी के लिए संघर्ष जारी कौन कर रहा है? यूनान। यूनान 1821 में आजादी के लिए अपने संघर्ष का अभियान जारी किया और 1832 में जाकर के, कब? 1832 के अंतर्गत जाते जाते कस्तूनिया पर, कहां? कस्तूनिया की संधि में, कहां? कस्तूनिया की संधि हुई और इस संधि के अंतर्गत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की दर्जा दे दी गई। यूनान को क्या दे दिया गया? कस्तूनिया की संधि के अंतर्गत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया और इस स्वतंत्रता संग्राम ने, जो यूनान की कस्तूनिया की संधि हुई, बच्चों याद रखिएगा, इस स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप को अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण दिशा दिया, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यूरोप के राष्ट्रवाद में जर्मनी का एकीकरण और इटली का चलाया गया अभियान यूरोप के राष्ट्रवाद का कहा जाए एक महत्वपूर्ण योगदान है। और यूरोप में जो चला राष्ट्रीयकरण, इटली ही नहीं, जर्मनी ही नहीं, यूनान की स्वतंत्रता, कस्तूनिया की संधि में यूरोप के राष्ट्रीयकरण के योगदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो निश्चित तौर से यह जाते जाते लास्ट इस क्लास के साथ शब्दों के साथ यह याद रखिएगा कि आप अपने चैनल को न भूलें और आपके राजीव क्वेश्चन बैंक के 2024 के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अगर इससे संबंधित कुछ सॉल्व आपको चाहिए या ऐसे मटेरियल आपको जरूरत है तो हमारे चैनल पर जाएं, वह सारे मैटर आपको उपलब्ध हैं। और एक आपसे आग्रह भी है, आपकी आवश्यकता भी है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो अगले टर्न में पुनः मित्रों याद रखिएगा, राष्ट्रवाद पर अभी चर्चा, और एक बात पूरा हल्का हल्का राष्ट्रवाद को देखेंगे, यूरोप, भारत का राष्ट्रवाद, फिर सामूहिक रूप से जब हम हल्के से पूरे का सारांश लेंगे तो पूरी तरह से आपको यह चीजें समझ में बहुत आएगी और शेष चीजें आपको हमारा राजीव क्वेश्चन बैंक आपके साथ खड़ा मिलेगा। तो क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।